नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम दिनांक 30 तारीख का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं इस पेपर में आपके लिए क्या खास है। पहला सवाल, एक खिलौना यदि 16 रुपये की बजाय 17 रुपये 50 पैसे में बिकता है तो 10% अधिक लाभ होता है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन सामने है, बिल्कुल इजी सवाल है आपका यहाँ पर कि खिलौना 16 रुपये की बजाय 17 रुपये 50 पैसे में बिकता है। कोई डाउट नहीं है। यदि ऐसा होता है तो 1 रुपया 50 पैसे का मूल्य अधिक मिलता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यदि रुपयों में बात करूँ तो 1 रुपया 50 पैसा आपको अधिक मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको 10% अधिक मिल रहा है। इसका मतलब या तो 10% अधिक मिल रहा है या 1 रुपया 50 पैसा अधिक मिल रहा है। आपको मैंने बताया हुआ है, आपका परसेंटेज का मान नीचे जाएगा और प्रतिशत के लिए गुना हो जाएगा आपका 100 से। आपका यहाँ पर पॉइंट हटाया, नीचे 2 शून्य और आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया और सामने ही आंसर आया 15 रुपये, यानी जो खिलौना था वो 15 रुपये का था। क्लियर दोस्तों? चलें आगे। अगला सवाल, एक टीवी का मूल्य जो है, सूची मूल्य यानी टैग प्राइस उसका जो है वो 9,000 रुपये का है। कोई डाउट नहीं। यदि इसको 2 श्रेणी की कटौतियां यानी पहले 20% और फिर 10% की छूट पर बेचा जाए तो पहले 10% की छूट, पहले 20% की छूट है तो 20% की छूट है तो मतलब हो गया 80%, और फिर 10% की छूट है तो मतलब हो गया आपका यहाँ पर 90%। क्लियर? और आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर कट गए। अब आपके पास में बच गया 9 इंटू 8 इंटू में 90, नमा 81, 81 इंटू 8 कर लेते हैं यहाँ पर। 8 8 8 64, जीरो पीछे लगा दिया, 6480, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, यानी नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? ये हमने बना दिया वर्तमान। यहाँ से 3 साल पहले की बात करते हैं। परिवार के सदस्य थे 5, उनकी औसत आयु थी 17। 17 इंटू 5 हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 7 पंजे 35 का 5, 3 5 एकम 5 और 3 8, यानी परिवार के सदस्यों की वहाँ पर जो कुल आयु थी वो 85 वर्ष थी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ एक बच्चा जन्म गया, यानी बच्चा जन्मते ही परिवार में सदस्य हो गए 6, तो हमारा यहाँ पर कुल हो जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल 1 और यहाँ पर 102, यानी जब बच्चा यहाँ पर पैदा हो रहा है तो परिवार की कुल आयु यहाँ पर हो जाएगी 102 वर्ष। कोई डाउट नहीं है। सिंपल सी बात है। कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन यहाँ से आप यहाँ पे सवाल को एक बार रोक दीजिए। ये जो 3 वर्ष यहाँ पर ये सबका जीवन चला है, इन 5 लोगों का ये जो जीवन चला है 3 वर्ष आगे बढ़ा है, यानी कुल कितना बढ़ गया 15। यानी अगर यहाँ पर आप इस बच्चे की बात नहीं करो, अगर बाय द वे नहीं करो, तो 85 और 15 यानी ये परिवार यहाँ पर आता आता 100 वर्ष का हो चुका होता। लेकिन बच्चे की वजह से ये परिवार यहाँ पर 102 वर्ष का है। इसका मतलब बच्चा नहीं होता तो 100, बच्चा है तो 102। इसका मतलब जो बच्चा है उसकी आयु कितनी है? 2 वर्ष। क्लियर? ये सवाल उन बच्चों के लिए है जो क्लास में ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगला सवाल, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का वट्टा देता है। यदि वह 7% का दे तो 5% का देता है, और यदि आप उसे 7% का दिलवाना चाहो तो इसका मतलब आप उसे 2% ज़्यादा दिलवा रहे हो, तो उसे 30% यानी 30 रुपये कम लाभ होगा। वैसे तो 2% कम लाभ होगा और वैसे 30 रुपये कम लाभ होगा। तो 30% नीचे गुणा आपका 100, 2 से 30 गया आपका 15 बार और आंसर आ गया आपका 1500, यानी जो वस्तु है वो आपकी 1500। क्लियर? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है, 10 कॉपियां 40 रुपए में खरीदी गई, तो यानी 10 कॉपी 40 रुपए में खरीदी गई। कोई डाउट नहीं।
यानी एक कॉपी का मूल्य कितना हो गया, तो 40/10। सिंपल सी बात है, कॉपी 4 रुपए की है। अब कहा उसे बेचो, तो 4 रुपए की कॉपी बिक गई आपकी 4 रुपए 75 पैसे में, यानी एक कॉपी पर आपको 75 पैसे का यहां पर लाभ हो रहा है। कोई डाउट? तो उसका लाभ परसेंट क्या है, तो 4 रुपए की जो कॉपी है उस पे 75 पैसे का लाभ है, प्रतिशत के लिए गुणा हो गया 100 से। आपका यहाँ पॉइंट हटा, नीचे आपका 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 75/4, 75 में आपने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 5, 4 8 32, 3 पॉइंट लगा के 0। क्लियर? अगर आप ये नहीं करना चाहें तो भी आप इसको बिल्कुल सिंपल लिख दें, तो आपका 4 का पहाड़ा 18 बार बोला गया, नीचे बच गया 3। ये क्लियर? कोई डाउट? तो 18 सही, 3/4%। तो आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किसी धन का 5% वार्षिक दर से, यानी जो दर दी हुई है वो दी हुई है आपको यहां पर 5% की। समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको यहां पर 3 वर्ष का। ब्याज जो है वो आपका यहां पर है 60 रुपए का। तो वह धन क्या है, यानी मूलधन की बात हो रही है। क्लियर हो रहा है? तो मूलधन का सूत्र आपको बताया हुआ है मैंने। मूलधन का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे में 100 बटे में समय इनटू में दर। ब्याज है आपका 60, गुणा आपका हुआ 100 से, बटे में समय है आपका यहाँ पर 3 वर्ष और दर आपकी है 5। 5 से 100 कट गया आपका यहाँ पर 20 बार, और 3 से ये 60 भी आपका यहाँ कट गया 20 बार, और 20 का 20 से गुणा हुआ तो आंसर आएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। कुल धन यानी ए बी सी, इनका अनुपात है 3, 5 और 6। ए और बी के भागों में 600 रुपए का अंतर है, तो रुपयों का अंतर कितना है, 600। ए और बी के अनुपातों में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अनुपातों में अंतर है 2 का। तो 2 बराबर 600 है, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 600 बटे में 2, यानी आएगा आपका 300। ये होगा आपका 1 के बराबर, तो 300 इंटू 3 करोगे तो आएगा 900, यहाँ पे आएगा आपका 1500 और यहाँ पर आएगा आपका 1800। तो जिसका मान पूछा है उसका बता दें, तो सी का पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। एक सवाल है हमारा कि ट्रेन का सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 120 मीटर रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार ध्यान से देखना। यहां से जो व्यक्ति जा रहा है और जो ट्रेन जा रही है वो दोनों एक ही दिशा में है, यानी ट्रेन और जो आदमी है वो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो यहां पर जब एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल निकालने के लिए उनकी सापेक्ष चाल का यहां पर अंतर करना पड़ेगा। तो 72 में से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल जाएगी, तो आपके पास में बचेगी यहां पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। मीटर प्रति सेकंड में जब आप बदलेंगे, 18 से 54 गया आपका 3 बार, यहां पर उत्तर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की जो लंबाई है वही आपकी दूरी होगी, यानी 120 मीटर। ये क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ सवाल है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे में चाल। दूरी है आपकी यहाँ पर 120, चाल है आपकी 15, 15 से 120 कटेगा आपका 8 बार और आंसर आएगा आपका 8 सेकंड। क्लियर दोस्तों? एक बार वापस से बता देता हूं, फिर से देखना। दोनों एक ही दिशा में जा रही है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी दिशा में। जब उसी दिशा में जाएगी तो मैंने बताया हुआ है कि अगर सापेक्ष चाल होगी तो यहां पर चालों का आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। तो पहले ही कर दो। तो 72 और 18 का जो अंतर है वो हो गया 54।
किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा था, मीटर प्रति सेकंड में लिखा, आंसर 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। दूरी जो लंबाई है ट्रेन की उसी को माना जाएगा, 120 मीटर हो गई। समय का सूत्र लगाओ, दूरी बटे में चाल, 120 बटे में 15, आंसर आया 8 सेकंड। 2 नंबर सवाल के पक्के हो गए। क्लियर? तो 8 का सी हो गया। अगला सवाल, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो यहां पर अपने वाला फॉर्मूला पहले रखना कि भैया संख्या कितनी है। तो संख्या है मेरी 24, इनका औसत कितना है? तो भैया इनका औसत जो है वो है 14, बराबर 14 होगा। तो भैया कुल कितना करवाओगे? पता नहीं साहब, आप गुणा कर लो। 24 इंटू 14, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 चौका 4, 1 दूना 2, तो 6 9 4 13 का 3 हासिल 1, 336। यानी अभी तक का मामला बैठ गया 336 का। जब तक 24 बच्चे हैं, 14 उनकी औसत उम्र है, कुल उनका 336 है, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए। अब अध्यापक आ गया, तो जैसे ही एक अध्यापक आया, बच्चे कितने हो गए? 25। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि, तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हम भी कर दें, यहाँ पर हो गए 15। कुल कितना हो गया? आ जाओ साहब, कर लेते हैं। 25 इंटू में 15, 5 पंचे 25 का 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, तो 5 7 और 3, और ये मार साहब के आने की वजह से वजन हो गया 375। तो जब तक अध्यापक नहीं था तब तक वजन 336 था। अध्यापक के आते ही वजन 375 हो गया। तो 375 में से 336 आप यहाँ पर घटा दीजिए। 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, 0, यानी 39। यानी जो मार साहब हैं उनका जो वजन है वो 39 kg है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, मैंने कहा था औसत यानी मध्यमान, 9 गुणज हैं, यानी औसत गुणज जो होगा वो कौन सा होगा? 5 होगा। तो 3 गुणे में 5, यानी सीधा ही आंसर कितना लिखोगे? 15। जो पढ़े हुए हैं बच्चे इस टॉपिक को मुझसे, वो ये सवाल इसी टाइप से करेंगे, दूसरा पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। n जो है वो m से अधिक बुद्धिमान है। n m से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी y थोड़ा ठीक है, ठीक है। x y से अधिक बुद्धिमान है। अब x y से अधिक बुद्धिमान है परंतु n जितना नहीं, इसका मतलब x जो है वो n से थोड़ा सा नीचे ही है, ज्यादा ऊपर नहीं है। इनमें से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होगा? तो इनमें से सबसे अधिक बुद्धिमान अभी तक तो n ही होगा। क्लियर? एक लड़के से पूछा गया कि उसके थैले में कितने फल हैं, तो उसने उत्तर दिया कि 6 को छोड़कर सभी सेब हैं, 6 को छोड़कर सभी केले हैं और 6 को छोड़कर सभी अमरूद हैं। उसके पास में कुल कितने फल हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 9। कैसे होगा मैं बता देता हूं कि यहाँ पे 3 फल बना देते हैं अपन। 3 तरीके के फल हैं, इसमें से एक फल आपका सेब है, एक फल जो है वो आपका केला है और एक फल जो है वो आपका अमरूद है। क्लियर हो गया? यदि हम कहें 9 फल हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 फल हैं, यहाँ पर भी 3 फल हैं और यहाँ पर भी 3 फल हैं। तो जब वो अमरूद की बात कर रहा है तो वो क्या कहेगा कि 6 को छोड़कर, वास्तव में संतरे सेब और केले जो हैं वो 6 फ्रूट है, 6 को छोड़कर बाकी सभी एप्पल है, अमरूद है, जो भी फल बोल रहा है। फिर यदि वो संतरे की बात यहाँ पर कर रहा है या सेब की बात कर रहा है तो वो फिर कहेगा कि इन 6 को छोड़कर बाकी सभी जो है वो सेब है। यदि वो केले की बात कर रहा है तो वो कहेगा कि इन 3 और 3 यानी इन 6 को छोड़कर बाकी सभी केले हैं। तो उसकी बात जो है वो तो राइट हो रही है। तो इसका मतलब तीनों फल जो हैं वो 3-3 है और कुल फल जो है वो 9 है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको एक बार आप और आराम से देखना, बहुत बेहतर रूप से समझ में आएगा। अगला सवाल आता है, 10 गाय 10 बोरे घास 10 दिन में खाती है, तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिन में खाएगी? बिल्कुल ठीक है, 10 से आपका 10 कट गया, 2 यहां से ऊपर जाएगा आपका, पूरा लिख के बता देता हूं मैं आपको। 10 बटे में 1 इंटू D2 बटे में 2,
आपस में वज्र गुणा करते हैं, 10 इंटू में 2 बराबर में हो जाएगा D2 और D2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 20, तो आंसर आएगा आपका 20। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। तो सबसे पहले 5 नंबर का मानसून, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कट हो गया। मानसून होगा तब 3 नंबर के बादल आएंगे पहले, तो 3 नंबर के बादल यहां तो नहीं है, इसमें हो सकते हैं, ठीक है। आंसर आ चुका है, फिर भी मैच कर लेते हैं। 3 नंबर के बादल के बाद में 2 नंबर की वर्षा, बिल्कुल ठीक है। वर्षा 2 नंबर की होगी, 4 नंबर की नदी में, बिल्कुल हो गई, और 1 नंबर का महासागर में पानी चला जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो गया। अगला है विजातीय छांटिए, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। ये सारे आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, ये सारे आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, ये आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो इसको आप अलग मान सकते हो। अगला मीट, MEAT, मीट को लिखा हुआ है मेट, MATE, MATE, ठीक है। तो पील को क्या लिखा जाएगा? PEAL, तो P इधर आ जाएगा आपका A, इधर आ जाएगा आपका L और इधर चला जाएगा आपका E, तो पेल आपका यहां पर राइट होगा, तो PALE यानी A ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए ये है हमारा अगला सवाल। M का मान यहां पर दे दिया है आपको, M का मान है आपका 3 और N का जो मान है वो है आपका 2। कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिख ही दिया आपने, M की जगह यहां पर 3 लिख दो, प्लस का प्लस 5, N की जगह आपका यहां पर 2 लिख दो, मान ही तो लिखना है। अनुपात 4 इंटू में M का मान है आपका 3 माइनस 5 गुणे में यहां पर हो जाएगा आपका 2, 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10, अनुपात में 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, 12 और 10 हो गया आपका 22, 12 में से 10 गया आपका बचा 2, काट के अनुपात बन गया 11:1। कोई दिक्कत? आंसर डी आपका राइट। चलिए अब आता है सवाल हमारा योग का। सवाल है, तो इस टाइप का सवाल जब भी आए ना तो बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। सबसे छोटी वाली या जो भी संख्या हो ऐसे लगा के पॉइंट का क्राइटेरिया बना दो पहले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप यहाँ पर लिख दो 5 4 3 2 1, पॉइंट लगा हुआ है, आगे 0 आपकी मर्जी है। पॉइंट 6 5 4 3 2 1 और फिर लास्ट में फिर आ जाइए आप 7 6 5 4 3 2 1। कोई डाउट? 3 और 5 8, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल की 1, 1 और 1 2, 3 5, 4 9, 9 और 5 हो गए आपके 14 का 4 हासिल 1, 1 का 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4, 4 और 3 7, 2 और 1 3 और 1। तो ये आपका आ रहा है यहाँ पर आंसर, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा, तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर। निकालना हमारा मकसद नहीं था, सबसे पहले इन सभी संख्याओं का, ये जो भी संख्याएं यहाँ पर दे रखी है, इन सभी संख्याओं का जो व्यवस्थीकरण है वो हमें समझ में आना चाहिए था। फिर अगला सवाल आता है, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं 4 हैं, तो A B C D, और यदि औसत 27 है तो इनसे पहली वाली संख्या 26 और ये 24, ये 28 और ये 30, तो सबसे बड़ी संख्या 30। आगे बढ़ जाओ, जिन बच्चों ने कक्षा में सीख रखा है वो देखते ही आंसर दे देंगे। रूट 2 इंटू भुजा सूत्र किसका है? तो रूट 2 इंटू भुजा जो सूत्र होता है वो होता है आपके विकर्ण का, लेकिन वो जो विकर्ण होता है वो होता है आपके वर्ग का। क्लियर? तो वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जो है ए ऑप्शन आपका राइट होगा।
क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज के हमारे ये 20 सवाल समाप्त हुए। अगला साइंस का पेपर आएगा, उसके बाद में जीके का पेपर आएगा। आप लोगों की तरफ से जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। यदि आपकी कोई समस्या है वो भी आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। परीक्षा होगी, जल्दी होगी, आप विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। कल फिर मिलेंगे, फिर एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आवर्ती का मात्रक है, क्या पूछा गया है? आवर्ती का मात्रक पूछा गया है, तो आवर्ती का मात्रक हो जाएगा आपके हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि स्रोत की आवर्ती में होने वाले उतार चढ़ाव को, जो आवर्ती में उतार चढ़ाव होता है, कभी एकदम से तेज ध्वनि सुनाई देती है, कभी कम सुनाई देती है, इस उतार चढ़ाव को पूछा गया है कि इसे क्या कहते हैं? तो इस उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापक्रम मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, कहां से कहां तक हुआ है? 0 डिग्री से 3 सेंटीग्रेड। और आपको पता है कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन क्या होता है? मिनिमम होता है, कम होता है। तो 0 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन क्या होगा? कम होगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम से मिनिमम हो जाएगा, और 4 डिग्री के बाद में क्या हो जाएगा? फिर वापस बढ़ने लग जाएगा। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शीतकाल, सर्दी आने वाली है, आ गई है, और जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो गर्म कपड़े हमें क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं? तो जो शरीर की ऊष्मा है उसको बाहर जाने से गर्म कपड़े क्या करें? रोकते हैं, इसीलिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फैलना। कौन सा रंग ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा फैल जाता है, एक जगह इकट्ठा नहीं रहता है? तो आपके बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य आपके लाल रंग का सर्वाधिक हो जाएगा, और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव सदैव होता है। विभव की बात की जा रही है, और विभव पृथ्वी का कितना होता है? तो पृथ्वी का जो विभव है वो आपके कितना हो जाएगा? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया? बहुत शानदार क्वेश्चन। लेजर का आविष्कार किसने किया था? और लेजर का आविष्कार आपके सर फ्रैंक विटल ने किया था। किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने किया था। ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? है समस्थानिक कहते हैं, जिसमें स्थान समान हो, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों ही चीजें क्या होती है? समान होती है। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है मतलब क्या? परमाणु क्रमांक भी समान है, तो उसे समस्थानिकी कहेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें, यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों के चारों, वो इंग्लिश में दे रखे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, इसे क्या कहेंगे? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपन आइसोटॉप। क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसको आइसोटॉप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन सा कलर? एक ट्रिक है, जैसे अनिल, तो ये अम्ल है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ पे लाल लिटमस पत्र से नीले में चेंज हो रहा है, मतलब लाल से अगर नीले में चेंज हो रहा है तो ये किसका कार्य है? ये सार का कार्य है। और सार का जो विलियन का पीएच मान पूछा होता है, सार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। 7 से 14 के बीच में यहाँ पे आपके कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगर ए ऑप्शन की बात करें 7, वो होता है आपके उदासीन प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का राजा किसे कहते हैं? धातुओं का राजा, आपने आज तक जो क्वेश्चन पढ़ा होगा, अम्लों का राजा, क्या सुना होगा? अम्लों का राजा सुना होगा। और अम्लों का राजा जो है वो आपके H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। लेकिन अगर पूछे कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो धातुओं का राजा आपके सोना को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोना, गोल्ड, और जिसका प्रतीक होता है आपके AU, और चांदी की प्रतीक की बात करें तो वो हो जाएगा AG। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जो चांदी की सतह को काला कर देती है, चांदी की सतह को काला कर देती है, अर्जेंटम, जिसका आपके एस हो जाएगा। और वह गैस जो चांदी की सतह को काला कर देती है तो वो हो जाएगा आपके ओजोन, और ओजोन का सूत्र हो जाएगा आपके O3। ऑक्सीजन के सूत्र की बात करें तो वो हो जाएगा आपके O2। 31वें का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त समूह की खोज किसने की? कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो होता है आपके परिसंचरण तंत्र और एक होता है रक्त समूह। तो बात करें अगर परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र की खोज की थी आपके विलियम हार्वे ने। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। ब्लड ग्रुप आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। और इनकी अगर खोज की बात करें तो वो आपके कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना, सफेद मूली, सनई और रतनजोत। तो इसमें से आपके रतनजोत का जो उपयोग है वो आपके बायोडीजल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? नवजात शिशु की बात की जा रही है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस समय हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो उस समय आपके 300 या 300 प्लस होती है। कितनी होती है? डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और वयस्क होने के बाद में आपके जो शरीर में हड्डियों की संख्या है वो 206 बचती है। पीछे वाली आपके छोटी छोटी हड्डियां जुड़ के बड़ी हड्डी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? जो 2 हड्डियां हैं, मतलब अस्थियां एक हड्डी से दूसरी हड्डी किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो वो आपके अस्थिबंध बोल सकते हो, लिगामेंट बोल सकते हो, और उसको बोल सकते हो आप क्या? स्नायु। क्या बोल सकते हो? स्नायु। और यह आपके एक हड्डी को दूसरी हड्डी से आपस में जोड़े रखने का कार्य लिगामेंट्स करता है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं खड़ा हूं सर और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेके अपना जीके पेपर सोल्यूशन कराने के लिए। तो साथियों, ये रहा अपना पहला सवाल जीके का। प्रणब मुखर्जी के साथ साथ कितने और व्यक्तियों को वर्ष 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों, प्रणब मुखर्जी समेत कुल 3 व्यक्ति थे, लेकिन अपने सवाल के हिसाब से यहाँ राइट होगा 2। प्रणब मुखर्जी एक थे, 2 अन्य थे। इनको क्या मिलता है 2019 का भारत रत्न पुरस्कार। तीनों नाम क्या हो देखिए। पहला नाम तो है अपना प्रणब मुखर्जी, जो सवाल में ही है, प्रणब मुखर्जी। दूसरा व्यक्ति है उनका नाम है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख। और तीसरा व्यक्ति है, उनका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। ये 3 व्यक्ति है, इन तीनों को मिलता है 2019 का भारत रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट सवाल, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। इसका जवाब होगा वो होगा ए, सतीश रेड्डी। के सिवान ये इसरो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट सवाल, नेहरू का देश के नाम से कौन सा देश जानते हैं हम लोग? तो वो है पाकिस्तान। ए, पाकिस्तान को बोलते हैं नेहरू का देश। नेक्स्ट सवाल, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, नोबेल पुरस्कार देता है ये स्वीडिश अकेडमी द्वारा। स्वीडिश अकेडमी द्वारा मिलता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में जो काम करता है व्यक्ति, उसको मिलता है होमी जागीर भाभा पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्यों में है? तो ये है अपना कर्नाटक राज्यों में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका जवाब होगा वो होगा शिमला। शिमला में भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहां से निकलता है कोयला। डी राइट है, यहां से डी कोयला। नेक्स्ट सवाल, भारत में हीरे की खाने स्थित है किस राज्य में? तो ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी मध्य प्रदेश। और एक फेमस खान है, उसका नाम है पन्ना खान। ये बहुत ही फेमस खान है हीरे की, भारत की। सवालों में यह अक्सर पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, डीजल लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, यानी जो होता है ना डीजल का रेल इंजन, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यूपी वाराणसी। बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो ये भी गोरखपुर यूपी में स्थित है। ए राइट आंसर है, गोरखपुर यूपी में। कितना लंबा है? तो ये 1.3 किलोमीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस भारतीय नगर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन ऑफ वैली इंडिया है बेंगलुरु। बेंगलुरु, सी राइट है। नेक्स्ट सवाल, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ में सीमा बढ़ाता है? तो यह है यूपी।
यूपी राज्य भारत के अन्य राज्यों के साथ में क्या सीमा बनाता है। और ये अपना लास्ट सवाल इस सीरीज का, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। तो ये अपने राजस्थान के अंदर है, खेतड़ी झुंझुनू में, डी राइट है। तो साथियों ये था मेरे द्वारा जीके पेपर सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों।